हेलो एंड वेलकम टू द डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। वो है एप्लीकेशंस ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। अब देखो, ये एप्लीकेशंस पता करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कॉरियोलिस फोर्स क्या है, जो कि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। कल हमने क्या किया था कि कोई एक एग्जांपल लिया था जिसमें कोई एक बॉडी है वो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने अर्थ का लिया था जो एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो अब कोई एक फ्रेम ऐसा ले जो उस अर्थ के साथ रोटेट कर रहा हो। ठीक है, अर्थ के साथ, जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ अर्थ रोटेट कर रहा हो उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो फ्रेम रोटेट करे। तो हमने ऑब्जर्व किया कि उस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर, ठीक है, अगर पार्टिकल मूव करता है तो वो दो टाइप के फिक्टिशियस फोर्स फील करेगा। ठीक है, हमने जो हमारा लास्ट जो रिजल्ट आया था वो आया था AR इक्वल्स टू AI माइनस 2 ओमेगा क्रॉस VR माइनस ओमेगा क्रॉस R, ये वैल्यू आया था। ठीक है, जहां पर ये R क्या है, उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये R उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी और VR है उस पार्टिकल का वेलोसिटी, किसमें, उस रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में। और AR क्या था, एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम, और ये क्या है, एक्सेलरेशन इन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब देखो, ये अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे वाला वीडियो जाके देख लो, क्योंकि इसके बिना आपका आगे का नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है क्लासिकल मैकेनिक्स नाम से, तो इसमें सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन पर जब आप पहुंच जाओ तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ एक और टर्म भी आई थी जिसको हमने ऑयलर फोर्स बोला था, लेकिन क्या हुआ कि अगर बॉडी आपका यूनिफॉर्मली रोटेट करता है तो डी ओमेगा और डी टी, ठीक है, वो कितना था, 0 था, तो उस केस में हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आया था वो ये आया था, उसको हम मास से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक और भी इक्वेशन बनता है। देखो, अगर मैं इसको दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दूं, MAR इक्वल्स टू MAI माइनस 2M ओमेगा क्रॉस VR माइनस M ओमेगा, वैल्यू आ गई क्रॉस में ओमेगा क्रॉस ऑफ R। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोला था, यहां से ये क्या है, फोर्स ऑब्जर्व्ड इन रोटेटिंग फ्रेम, फोर्स ऑब्जर्व्ड इन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, ये आप किसके इक्वल रख सकते हो, ये आप इक्वल रख सकते हो एक्चुअल फोर्स प्लस में फिक्टिशियस फोर्स। क्या, वो हमने फिक्टिशियस फोर्स वाले वीडियो में देखा था। तो अगर इसको मैं लिखूं MAI प्लस में F0 इक्वल्स टू MAI माइनस जो भी है ऐसा कैसा, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनली F0 जो फिक्टिशियस फोर्स है उसका वैल्यू आएगा 2M ओमेगा क्रॉस ऑफ VR माइनस में वैल्यू आएगा M ओमेगा क्रॉस में R वेक्टर। ठीक है, तो ये आएगा, आपके दो फिक्टिशियस फोर्स आते हैं, इसको हमने बोला था कोरियोलिस फोर्स और ये हमने बोला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का वैल्यू भी निकाला था। ठीक है, तो उस केस में हमने बताया सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का जो एक्चुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसके कंपेयर में 0.3% होता है। ठीक है, तो उस केस में हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। ओके, तो अब देखो, अब हम पहले तो समझते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, और फिर इसके बाद में एप्लीकेशंस करेंगे। अब देखो, ये कोरियोलिस फोर्स, पहली बात आपको क्या पता होना चाहिए कि जब पार्टिकल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ मूव करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ अगर मूव करता है तभी कोरियोलिस फोर्स इन पिक्चर आएगा, अदरवाइज कोरियोलिस फोर्स नहीं आएगा। अगर पार्टिकल आपका स्टेशनरी है अर्थ के रिस्पेक्ट में तो कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू 0, लेकिन इसका वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये ऑलवेज लगेगा। ठीक है, ये ऑलवेज लगेगा। जो हम ग्रेविटी का जो इफेक्टिव वैल्यू इवेलुएट करते हैं उसके अंदर ये टर्म इंक्लूड होता है,
ऑलवेज इंक्लूड होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट करते जाते हैं, है ना, जो फॉर सिंप्लिसिटी। राइट, अब मेरी बात सुनो, ये क्या बात, देखो जैसे जो हमने कल हमारा लिया था बिल्कुल वही मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये हम अर्थ मान लेते हैं ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में, और ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट करता है। कल हमने बात किया था कि वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कितना डिग्री बनाए हुए हैं, 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्टेड है, ठीक है। अगर आप इसको ना मान के ऐसे मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पर्पज़ के लिए, ठीक है। हम इसको ऐसे मान के चलते हैं कि वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो अर्थ आपका कैसे रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो अगर मैं ये डायरेक्शन मानूँ ईस्ट, ये डायरेक्शन मानूँ वेस्ट, तो ये कौन सा होगा, नॉर्थ, ये होगा साउथ। तो अर्थ कैसे रिवॉल्व करेगा, वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, जो नीचे वाला हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे, देखो अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अब इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई पार्टिकल यहाँ से चलकर यहाँ जाता है, लेट अस से, ठीक है, यहाँ से चलकर यहाँ पर जाएगा, तो जाने में उसको कुछ टाइम लगेगा, उतने टाइम में ये अर्थ क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी इतना, ठीक है। तो जो पार्टिकल को जो एक्चुअल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना था वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो ना करके वो कुछ एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा। देखो ये कुछ इस तरह से ये आपका अर्थ रोटेट हो जाएगा ऐसे, तो वो कुछ ऐसा एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। जो कि उसको स्ट्रेट करना था वो स्ट्रेट ना करके, चल तो वो रहा है स्ट्रेट ही, लेकिन वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ऐसे कर्व्ड, क्योंकि आपका अर्थ क्या कर जाएगा, इतनी देर में ऐसे रोटेट कर जाएगा, है ना। तो अब अगर आप इस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखो तो आपको वो ऐसा दिखेगा, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखो तो वो आपको एक कर्व्ड पाथ दिखेगा, ठीक है। इसी को ही क्या बोलते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हम इस इफेक्ट की ही एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। अब एक बात सुनो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो देखो अर्थ आपका वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है इस तरह से, तो पार्टिकल किधर मूव होगा, जो स्ट्रेट लाइन में जाना था, देखो कुछ ऐसे जाना था, वो कैसे जाएगा, कुछ राइट की तरफ टर्न हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे राइट की तरफ टर्न हो जाएगा। वैसे ही अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करो, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करो, तो उस केस में आपका जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो जो पार्टिकल जैसे स्ट्रेट जाना था वो किधर मूव हो जाता है, वो कुछ लेफ्ट की तरफ मूव हो जाता है ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे लेफ्ट की तरफ मूव हो जाता है जो स्ट्रेट जाना था, ठीक है। तो ये एक इसका इफेक्ट है, कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं इसको। अब हम क्या चर्चा करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस। तो दो बड़ी एप्लीकेशंस है। पहली, अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करे, ठीक है, पार्टिकल किस में मूव करे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। दूसरी, अगर पार्टिकल वर्टिकली फॉल हो, ठीक है। दो एप्लीकेशंस है जो आपके कह सकते हो बड़ी एप्लीकेशंस है, जिनमें पहली है कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दूसरा पार्टिकल वर्टिकल प्लेन में मूव करे, ठीक है। अब देखो जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अब हम इस अर्थ के ऊपर यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ नीचे, यहाँ कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर लेट अस से मैं मानूँ कि मैं इक्वेटर के ऊपर खड़ा हूँ, तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, बीच वाला प्लेन है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेटर के ऊपर खड़ा हूँ तो मुझे कैसा लगेगा, ऐसा, ठीक है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, देखो यहाँ पर, अगर मैं इक्वेटर के ऊपर खड़ा हूँ तो, ठीक है। तो उस केस में मेरा नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा होगा, नॉर्थ डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ नॉर्थ डायरेक्शन ये है, ये साउथ है, ठीक है। और ये कौन सा होगा आपके, ये होगा आपके वेस्ट, ये होगा ईस्ट, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस नॉर्थ को कोई एक डायरेक्शन लेट अस से जेड कैप डायरेक्शन बोल दूं, ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन कौन सा होगा, माइनस जेड कैप, ठीक है। वैसे ही अगर इस डायरेक्शन को मैं वाई डायरेक्शन बोल दूं, ईस्ट को, तो वेस्ट डायरेक्शन कौन सा होगा, माइनस वाई कैप, ठीक है, माइनस जे कैप या माइनस वाई कैप, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप स्नैरियो को देखो, क्या है स्नैरियो, सबसे पहले देखो, हाँ ये आपको क्लियर है, ये मैं मान के चल रहा हूँ नॉर्थ,
ये है वर्टिकल डायरेक्शन और ये है ईस्ट, सिर्फ 3 लेके चले हम 3D। अब देखो अर्थ आपका कुछ ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये वाला डायरेक्शन वेस्ट होगा, इधर वाला वो वाला ईस्ट, तो ईस्ट को मैं इस डायरेक्शन में कर देता हूँ ऐसे। तो अगर मैं इसी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को कुछ ऐसे लगाऊं तो देखो ये ऐसा ही होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो तब है जब मैं इक्वेटर के ऊपर हूँ, तो इक्वेटर के ऊपर हूँ तो देखो इस वर्टिकल और इक्वेटर वाले प्लेन के बीच में, देखो इक्वेटर वाला प्लेन ऐसा है और ये मेरा वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक है। अब ये मैं जैसे जैसे ऊपर जाता हूँ, लेट से कुछ यहाँ, लेट से हमारी पोजीशन कुछ यहाँ पर है, तो उस केस में वर्टिकल कैसा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन हो गया। अब मेरा नॉर्थ किधर होगा, नॉर्थ कुछ ऐसे मुड़ जाएगा, जो कि ऐसा था वो कुछ ऐसे एक एंगल क्रिएट कर लेगा, ठीक है। और ये जो इक्वेटर वाला जो प्लेन है, इसके साथ में ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है ये भी एक एंगल क्रिएट कर लेगा। तो देखो यहाँ पर ये जो इक्वेटर वाला प्लेन है, जो यहाँ ना बना के मैं यहाँ डिनोट करूँ, तो ये मेरे पास एक एंगल बन गया फाई, ठीक है। और इसको मैं और ज़्यादा ऊपर लेके जाऊँ, लेट से हमारा पोजीशन कुछ ऐसा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल बढ़ गया, ठीक है। ये इक्वेटर वाला प्लेन है, ये वर्टिकल के साथ एंगल है। और ये अगर मैं पोल के ऊपर चला जाऊं, तो देखो अगर पोल के ऊपर चला जाऊं तो ये इक्वेटर वाला प्लेन है, तो पोल और वर्टिकल के बीच में जो एंगल है वो इसे इक्वेटर के प्लेन और वर्टिकल के बीच जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास इस इक्वेटर और जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल का वैल्यू बढ़ता जाता है। पोल के ऊपर वो मैक्सिमम 90 होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, एक तो हमने ये देख लिया कि इक्वेटर और वर्टिकल के बीच में एंगल यहाँ पर कितना है, 0 है। वैसे ही ये जो रोटेशन एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस और जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल कितना है, 0 है, ठीक है। उस दोनों के बीच में भी एंगल 0 है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ वैसे वैसे इनके बीच में कुछ एंगल क्रिएट होता है। देखो ये नॉर्थ और इस एक्सिस के बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया और वही एंगल इतना है, इक्वल है, ठीक है। जैसे मैं और ऊपर जाता हूँ, लेट से ये इतना, तो अब देखो इस इक्वेटर और वर्टिकल के बीच में इतना एंगल बन गया, वैसे ही इस रोटेशन एक्सिस और नॉर्थ के बीच में भी उतना ही एंगल है, ठीक है। अगर मैं पोल के ऊपर चला जाऊं, देखो पोल के ऊपर चला गया तो वर्टिकल, देखो वर्टिकल और इस इक्वेटर के बीच में एंगल कितना, 90 है। और वैसे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है, वो भी 90 है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है, हम इसी की बात करेंगे। तो देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो देखो पहले तो मैं टॉपिक लिख देता हूं। इसमें हमारा जो पहला एप्लीकेशन है वो है पार्टिकल मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हाँ, अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये अर्थ हो गया, ये इसका इक्वेटर हो गया, कुछ ऐसा, ये अर्थ का सेंटर हो गया। अब देखो हमें डायग्राम कैसा बनाना है, कुछ ऐसा। ये वर्टिकल है ना, ये नॉर्थ, मान लो इसका पोजीशन ऐसा हो, तो देखो ये इक्वेटर हो गया। अब नॉर्थ, अब देखो इसके साथ में ये जो एंगल, ये एक एंगल क्रिएट करेगा फाई, तो देखो ये एक एंगल क्रिएट करेगा फाई, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल फाई होगा। वैसे ही ये जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, फाई एंगल होगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का वो कुछ ऐसा होगा, ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको मैं बोल देता हूं ओमेगा, ठीक है, जो ऐसे रोटेट कर रहा है। देखो वेस्ट टू ईस्ट, तो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो कैसे होगा, इसकी तरफ, तो ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ डायरेक्शन, ये होगा नॉर्थ, ठीक है। अब देखो वो उधर वाला जो ईस्ट है वो आपको ऐसे नहीं दिख रहा ना। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको टर्न करूँ तब आपको ईस्ट दिखेगा, लेकिन अगर मैं ईस्ट को यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, ईस्ट आपका कुछ ऐसे बना दूँ मैं, ये ईस्ट बन गया, ठीक है।
समझ गए आप, ये सिनेरियो समझ गए। देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये वर्टिकल हो गया, और जो ईस्ट है जो उधर है, ठीक है, इस वर्टिकल और ईस्ट के बीच में जो एंगल 90 है, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो कितना होगा, 90 होगा, ये जो एंगल है वो भी 90 होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, इतना बात हुआ। अब हम इसको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से तो काम चलेगा नहीं, अब इसको मैथमेटिकली करना पड़ेगा ना। तो मैथमेटिकली मैं इनको डायरेक्शंस दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इस वर्टिकल को दे दिया मैंने आई कैप, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं ईस्ट को बोलूँ जे कैप, ठीक है, वाई डायरेक्शन है ईस्ट, और जो ये नॉर्थ है वो कौन सा है, जेड डायरेक्शन, मतलब के कैप। ये समझ गए? ये आपका हो गया। देखो यहाँ से ये कुछ ऐसा है आपका। अब देखो ये जो एंगल है वो कितना हो गया, फाई हो गया। इसके साथ में ये इस इक्वेटर वाले प्लेन के साथ में ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, इस इक्वेटर प्लेन के साथ में वर्टिकल डायरेक्शन वो फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ को हमने बोला है के कैप, है ना। नॉर्थ की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसको हमने के कैप बोला है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हमने आई कैप बोला है, और जो ईस्ट डायरेक्शन में है वो कौन सा होगा आपका, जे कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं बताऊँ आप, हाँ एक और बात देखो, ये हमारा ऐसा सिनेरियो हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे लिए वर्टिकल ये हो गया अपवर्ड, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन किस किस में होगा, कौन कौन सी डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ और ईस्ट में। तो ये मेरा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ईस्ट कौन सा है, ईस्ट हो गया आपका जे कैप, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ तो हॉरिजॉन्टल प्लेन वो किस में होगा, जे कैप, मतलब वाई जे, ईस्ट तो है आपका जे कैप, और नॉर्थ कौन सा है आपका, के कैप। तो वाई जेड प्लेन, ठीक है। और जो वर्टिकल है, वो क्या होगा आपका, एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन ये होगा जो हमने आई कैप बोला है, ठीक है। अब देखो अगर पार्टिकल, अब मैं देखो क्या मान लेता हूं कि जो पार्टिकल है वो कुछ यहां पर है, इस सरफेस के ऊपर है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर यहां पर है, कुछ यहां पर है, और वो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मैंने प्रोजेक्टाइल कर दिया, मतलब भेज दिया मैंने उसको किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ही, हवा में नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो अब वो किस प्लेन में जाएगा, देखो यहाँ से वो किस प्लेन में जाएगा, ईस्ट और नॉर्थ में जाएगा, ठीक है, इस प्लेन में जाएगा, इस प्लेन में कहीं जाएगा, वर्टिकली तो जाएगा नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट 0 मान लिया हमने, ईस्ट और नॉर्थ में जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब यस, ठीक है। अब जो पार्टिकल माना वो हमने क्या माना, अर्थ के सरफेस के ऊपर, ओके, कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो उसके ऊपर लगने वाला जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स, वो कितना होगा, F इक्वल्स टू, यहां से मैं बताऊं -2m, भाई ये माइनस का है, -2m ओमेगा क्रॉस VR, ठीक है। अब हमें दो चीजें चाहिए, ओमेगा और VR। तो VR तो सीधा क्लियर है, किस में जाएगा, या तो ईस्ट में या नॉर्थ में, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में कहीं भी, तो वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ईस्ट डायरेक्शन को हमने क्या बोला है, वाई डायरेक्शन, और नॉर्थ हो गया आपका के कैप, ठीक है, जो जेड डायरेक्शन है। तो VR का जो फंडा वो क्लियर है, क्या है, एक तो हो गया आपका वाई डायरेक्शन, तो मैं क्या कर दूं, जे कैप VY प्लस के कैप VZ, ये चीज क्लियर है, ठीक है। जेड डायरेक्शन इनटू जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। अब देखो, अब बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा कैसा होगा, अब देखो ओमेगा की बात कैसे करते हैं, देखो इसी को दोबारा याद करते हैं हम। जब मैं इस इक्वेटर प्लेन के पास था, ठीक है, इक्वेटर प्लेन के ऊपर था, तो उस केस में इस वर्टिकल और इस इक्वेटर प्लेन के बीच में एंगल 0, ठीक है। तो उस केस में जो आपका नॉर्थ है वो, देखो नॉर्थ है वो किस डायरेक्शन में था,
ओमेगा की डायरेक्शन, देखो ओमेगा की डायरेक्शन ये है, तो नॉर्थ किस डायरेक्शन में था, ओमेगा की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब मैं एक तो चीज़ क्या बन गई कि ओमेगा क्या होना चाहिए जब आपका ये फाई जीरो है, ठीक है, तो ओमेगा व्हेन फाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ओमेगा कितना आना चाहिए मेरे पास, ओमेगा देखो किस डायरेक्शन में होगा, के कैप डायरेक्शन में, ठीक है, जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो के कैप, तो मैं क्या लिख दूं, ओमेगा वेक्टर कितना होगा, ओमेगा कोस फाई के कैप, ठीक है। अब यहां से देखो फाई का वैल्यू अगर मैं जीरो करूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ओमेगा और डायरेक्शन के कैप, ठीक है। अब व्हेन फाई इक्वल्स टू कितना हो, 90 डिग्री हो, तो इस फाई को मैं बढ़ाता 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 कितना कर दूं, 90 कर दूं, ठीक है, 90 कर देता हूं, तब इस ओमेगा और नॉर्थ के बीच में एंगल कितना है, ओमेगा और नॉर्थ के बीच एंगल 90 हो गया, ठीक है, 90 हो गया, तो उस केस में ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो उस केस में ये कितना होना चाहिए आपका, ओमेगा वेक्टर होना चाहिए ओमेगा साइन फाई। अब देखो ओमेगा किस डायरेक्शन में होगा, इस केस में ओमेगा हो गया आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, पहले नॉर्थ डायरेक्शन में था, कब, जब आपका ये हम इक्वेटर के ऊपर थे, फाई का वैल्यू जीरो। अब जब ये कहां पर आ गया, इनके बीच में एंगल 90 हो गया, तो उस केस में ओमेगा कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा है, आई कैप डायरेक्शन है, तो ये मैं कितना लिख दूं, आई कैप। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब जो भी आपका ओमेगा होगा वो क्या होगा, जैसे आप ऊपर जाओगे तो वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। तो जब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो जो टोटल ओमेगा आएगा वो क्या आएगा, ओमेगा साइन फाई आई कैप प्लस ओमेगा कोस फाई के कैप, ठीक है। अब जब ये यहां पर है, इक्वेटर के ऊपर है, तो उस केस में फाई का वैल्यू जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। तो ओमेगा आई कैप डायरेक्शन में नहीं होगा, वो सिर्फ किस में होगा, के कैप डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और जैसे ही मैं ऊपर जाता हूं तो दोनों टर्म आएंगी, फिर उसके बाद जैसे ही ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, तो उस केस में सिर्फ आपका ये टर्म रहेगा, तो आपका ओमेगा किस डायरेक्शन में हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ओमेगा डिराइव कर सकते हैं। इसके अलावा आप जियोमेट्रिकली वैसे भी डिराइव कर सकते हैं, आप इसका कंपोनेंट देख सकते हैं ओमेगा का, है ना, वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे समझाया। तो हमारे पास यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ गया, तो ये ओमेगा का हम नेक्स्ट में भी काम में लेंगे, तो यहाँ से मैं इस ओमेगा का वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, ओमेगा वेक्टर है ये, ठीक है, कितना है, ओमेगा साइन फाई आई कैप प्लस ओमेगा कोस फाई के कैप, हो गया। अब देखो यहाँ से मुझे इस फोर्स का वैल्यू निकालना है, कोरियोलिस फोर्स का, तो एफ वेक्टर कितना आ गया मेरे पास, -2m ओमेगा वेक्टर, तो ओमेगा बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ओमेगा बाहर लूँ तो कितना आएगा, साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप, ठीक है। और वी आर का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड। अब यहाँ से ये क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो -2m ओमेगा ये बाहर आ गया, ठीक है। ये आई कैप जे कैप से मल्टीप्लाई होगा, तो आई के बाद जे आता है तो क्या आ जाएगा, के कैप क्रॉस प्रोडक्ट से, तो ये आ जाएगा वी वाई साइन फाई के कैप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आई के बाद जे आता है, ये फिर के आ रहा है, तो आपका ऑर्डर मेंटेन नहीं रहा, तो क्या आएगा, माइनस का साइन, तो माइनस जे कैप आएगा और साइन फाई वी जेड जे कैप, ठीक है, माइनस का जे कैप आ गया। फिर उसके बाद ये और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जे कैप क्रॉस जे कैप 0, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जे क्रॉस के, तो जे के बाद क्या आता है, ऑर्डर मेंटेन है, तो प्लस का साइन आएगा, प्लस का आई कैप आएगा और कोस फाई वी जेड और आई कैप, ठीक है। यहां से मैं क्या कर दूं, इसका वैल्यू रख दूं, इसका ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास वैल्यू आ गया 2m ओमेगा, ये यहाँ पे रखें तो साइन फाई वी जेड जे कैप, फिर उसके बाद में वैल्यू आ गया -2m ओमेगा वी वाई साइन फाई के कैप, ऑलराइट। हमारा किस किस में, जे में और
के में, ओके यहाँ पर के रखना पड़ेगा पहले, इट्स फाइन, जे और के, फिर उसके बाद में आएगा का -2m ओमेगा वी जेड कोस फाई इंटू आई कैप। तो यहाँ से हमारे पास एफ वेक्टर जो क्या है कोरियोलिस फोर्स, उसका वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये फोर्स तीनों डायरेक्शन में है, लेकिन अब इस फोर्स को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड करूँगा, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, तो जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही क्या करेगा, उसको डेविएट करेगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डेविएट नहीं करेगा। तो यहाँ से अब देखो पार्टिकल जिस प्लेन में मूव कर रहा है वो कौन सा है, जे और के है। जो आई कैप है वो तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन है। तो यहाँ से अगर मैं इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखूं एफ एच, तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2m ओमेगा वी जेड साइन फाई जे कैप, फिर उसके बाद ये वैल्यू -2m ओमेगा वी वाई साइन फाई के कैप, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है एफ वेक्टर वी वर्टिकल कंपोनेंट वो कितना आ जाएगा, -2m ओमेगा वी जेड कोस फाई आई कैप। ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं एफ एच का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। तो देखो ये कंपोनेंट ये कॉमन है 2m ओमेगा, ठीक है, और साइन फाई ये कॉमन है, तो कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी जेड स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी जेड स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, वी जेड स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वो क्या लिख दूं, टोटल वेलोसिटी लिख दूं उसका। ठीक है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस प्लेन में मूव कर रहा है, वाई और जेड प्लेन में। तो यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 2m ओमेगा, ये कॉमन है, साइन फाई भी कॉमन है, वो कितना आ जाएगा वेलोसिटी v साइन फाई, ये आ गया मैग्नीट्यूड। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो वो बड़ा सिंपल है, कितना आ जाएगा 2m ओमेगा वी जेड कोस फाई। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो जो पार्टिकल मूव करेगा, देखो हमने बात किया था अगर पार्टिकल, अगर देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो अगर पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो फोर्स का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सिर्फ यही क्या करेगा, इसको मूव करने के काम आएगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसको डेविएट नहीं करेगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। यस, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा जब पार्टिकल आपका वर्टिकली फॉल हो, वर्टिकली मूव करे, है ना। तो डायग्राम आपका ऐसा ही रहेगा, केस बिल्कुल ऐसा ही है। इस केस में क्या है, क्या है, फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, अगर वो पार्टिकल, देखो यही लेते हैं हमारा फेवरेट चीज़, ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन। अब अगर पार्टिकल वर्टिकली आपका डाउनवर्ड फॉल हो रहा है एक हाइट h से, समझ गए? सिनेरियो क्या है कि आपका पार्टिकल वर्टिकली फॉल हो रहा है एक हाइट h से, ठीक है, तो अर्थ तो आपका रोटेट कर ही रहा है, ठीक है, अर्थ आपका रोटेट कर रहा है, तो जैसे ही वो हाइट h से नीचे आ जाएगा तो अर्थ टोटल कितना डिस्प्लेस हो जाएगा वहां से, समझ गए? टोटल कितना डिस्प्लेस होगा, ये जो ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, वाई डायरेक्शन, तो वाई के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, समझ गए? हमें क्या निकालना है कि कोई पार्टिकल वो वर्टिकल डायरेक्शन से डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, ठीक है। अब जिस टाइम पर ये यहाँ था तो अर्थ तो आपका यहाँ पर था, है ना, कुछ यहाँ पर अगर मैं पॉइंट निकाल दूँ, ये पॉइंट था, ये पॉइंट है, ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ पर था एट t इक्वल्स टू 0। अब एट t इक्वल्स टू कैपिटल T टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक फॉल होने में, तो एट t इक्वल्स टू T वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन उस केस में अर्थ यहाँ नहीं रहेगा,
अर्थ कहाँ आ जाएगा, देखो अर्थ आपका ऐसे रोटेट कर रहा है, तो देखो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन फॉल होगा तो अर्थ आपका ऐसे रोटेट कर जाएगा, ऐसे देखो ऐसे आपका पार्टिकल गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ऐसे गिर जाएगा, तो ये टोटल यहाँ पर गिरेगा, है ना। जब इसने ऊपर से देखा था तो तब तो ये पॉइंट दिख रहा था इसको, लेकिन ये गिरा कहाँ, यहाँ गिरा। तो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, अब बात है ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, देखो यहाँ से ये मैं वर्टिकल मान लूँ, देखो ये मेरा क्या था, ओके यस, ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब पार्टिकल आपका वर्टिकली फॉल हो रहा है, अर्थ आपका वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस पार्टिकल का वो किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में, जो कि कौन सा है, ईस्ट डायरेक्शन है। ये हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो किधर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, ईस्ट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिनेरियो क्या है कि यहाँ पर हम कौन सा केस लेके चलेंगे, हम ये लेके चलेंगे ए आर, यहीं से लिख लेते हैं, ठीक है, ए आर वैक्टर इक्वल्स टू ए आई माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी आर, माइनस वैल्यू आ गई ओमेगा, क्रॉस में वैल्यू आ गई ओमेगा, क्रॉस में वैल्यू आ गई आर वैक्टर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हम 2 बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ से देखो जो हमने कल बात किया था किसका, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमें यहाँ पर काम में लेना पड़ेगा। कल हमने क्या बात किया था कि जब पार्टिकल आपका यहाँ पर है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर है और रेस्ट पर है, उस केस में ये जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट पर है, वेलोसिटी 0, ये वाला वैल्यू आएगा। इसको हमने क्या बोला था, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और ये जो ए आर है ना, ए आर है वो क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ग्रेविटी वो कितना होगा, जी होगा, जो हम सॉरी नॉट एक्चुअल वैल्यू, ये है जी का वो वैल्यू जो हम ऑब्जर्व करते हैं इस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर। ठीक है, इस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर, और एक्चुअल वैल्यू तो ये है ए आई। ठीक है, ए आई जो हम कितना बोला था, जी नॉट। ठीक है, और माइनस में ये ओमेगा क्रॉस आर, ये हमने बोला था। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। ये जो जी है, जी नॉट है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये पार्टिकल यहां पर है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन आई कैप है और वो उसके जस्ट ऑपोजिट है, ऐसे समझ गए। देखो यहां पर ये आपका क्या होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन होगा, तो सेंटर की तरफ क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन आई कैप है, तो सेंटर की तरफ क्या होगा, माइनस आई कैप। ठीक है, तो जो ये जो वैल्यू ऑफ है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, इन रोटेटिंग फ्रेम, वो किस में होगा, माइनस आई कैप डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, किस में होगा, माइनस आई कैप डायरेक्शन के अंदर। तो देखो यहां से ये जो वैल्यू वो किस में होगा, माइनस ऑफ आई कैप डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब यहां से ये मैं कितना लिख दूं, ए आई लिख दूं, एक्सेलरेशन। ठीक है, उसका एक्चुअल एक्सेलरेशन। अब इस इक्वेशन से अगर मैं ए आई का वैल्यू निकालूं तो ए आई का वैल्यू आएगा मेरे पास, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस आई कैप जी प्लस में ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं, ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ये इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इक्वेशन 2 को 1 में पुट करते हैं, तो मेरे पास ए आर का वैल्यू आएगा, कितना आएगा, वैल्यू आएगा माइनस आई कैप जी प्लस में ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, माइनस में 2 ओमेगा क्रॉस वी आर माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, यहां से क्या करें, ये देखो ये कैंसिल हो गया। अब मैं इसको इधर ले आए तो कितना आएगा, माइनस आई कैप जी इक्वल्स टू ए आर, है ना, प्लस में 2 ओमेगा क्रॉस में वी आर। ठीक है, अब देखो हमारा, अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, ओमेगा और वी आर का। ये वैल्यू हम निकाल देंगे यहाँ से, ओमेगा और वी आर का। ओमेगा का वैल्यू हमने निकाल लिया है, ये वही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम सिनेरियो है, क्या है, ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा साइन फाई आई कैप प्लस ओमेगा कोस फाई के कैप। वी आर की बात है।
अब जो पार्टिकल है वो कैसे फॉल हो रहा है, इस एक्स एक्सिस के अलोंग। देखो वर्टिकली तो फॉल हो रहा है, यहाँ से देखो ये पार्टिकल कैसे फॉल हो रहा है, वर्टिकली, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ से अगर मैं वी आर का वैल्यू बताऊं, चूंकि वी आर वो कितना होगा, एक्स एक्सिस कौन सा, आई कैप डायरेक्शन, तो आई कैप डी एक्स ओवर डी टी, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और ओमेगा का वैल्यू हमें पता है, तो दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा माइनस आई कैप जी इक्वल्स टू, इस ए आर को भी कंपोनेंट में डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा, आई कैप डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में जे कैप डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, प्लस में के कैप डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है, कंपोनेंट में तोड़ लिया, प्लस में 2 ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा साइन फाई आई कैप, प्लस में ओमेगा कोस फाई के कैप, ठीक है, क्रॉस कितना आ गया, वी आर का वैल्यू कितना है, आई कैप डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस आई कैप जी इक्वल्स टू, ये सेम आ जाएगा आई कैप डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गया जे कैप डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गया के कैप डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर, प्लस में अब इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट खोलें तो आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, के का आई के साथ कितना आएगा, के के बाद आई आता है, क्या आएगा, प्लस का जे कैप, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 ओमेगा कोस फाई डी एक्स ओवर डी टी इंटू जे कैप, ये वैल्यू आ गया, है ना। अब क्या करें, यहाँ से आई कैप कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ये आई कैप बन रहा है और आई कैप नहीं, यहाँ आई कैप सिर्फ ये है, तो जो आई कैप वाले हैं उनको कंपेयर कर देते हैं, तो माइनस आई कैप जी इक्वल्स टू आई कैप टी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, पूरा इक्वेशन लिख देते हैं एक बार, प्लस में जे कैप डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, प्लस में के कैप डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर, प्लस में 2 ओमेगा कोस फाई, देखो ये जे के साथ आ रहा है, देखो जे कैप हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से जे कैप कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आएगा, जे कैप कॉमन लिया तो मेरे पास बना डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गया 2 ओमेगा कोस फाई डी एक्स ओवर डी टी इंटू जे कैप बाहर है, प्लस में के कैप डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो अगर आई कैप को आई कैप से कंपेयर करें तो मेरे पास 3 इक्वेशन बनेगी, एक तो ये, फिर ये और फिर ये तीसरी। के कैप का कोई और कंपोनेंट नहीं है तो इसके इक्वल कितना आ जाएगा, 0, तो ये कितना आएगा मेरे पास, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद ये इक्वल्स टू कितना आएगा, 0, तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी टी स्क्वायर वो कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 0, तो मैं उधर भेज दूँ तो माइनस का 2 ओमेगा कोस फाई डी एक्स ओवर डी टी, इक्वेशन नंबर 4। फिर उसके बाद ये जो फाइनल इक्वेशन है डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम निकालेंगे t का वैल्यू, कैसे निकालेंगे, इसका अगर मैं क्या करूँ, इंटीग्रेशन करूँ, इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना आएगा, dx ओवर dt, t के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस gt प्लस में कोई कांस्टेंट c, ठीक है। अब इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल वैल्यू रखेंगे, तो एट t इक्वल्स टू 0, एट टी इक्वल्स टू 0, जब पार्टिकल कहाँ है, ऊपर है, तो उस केस में उसका वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो vx उसका वेलोसिटी कितना आएगा, 0, तो उस केस में c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बना, dx ओवर dt इक्वल्स टू माइनस gt प्लस में c का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब इसका दोबारा क्या कर दें, हम इंटीग्रेशन कर दें,
तो यहाँ से अगर इसका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, x आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, -1/2 GT² प्लस में कोई कांस्टेंट c प्राइम। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन दोबारा लगाएंगे, एट t इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट कितना था अर्थ के सरफेस से, वो कितना हाइट के ऊपर था, h हाइट के ऊपर था, तो x इक्वल्स टू h। तो अगर ये वैल्यू रखूं तो h इक्वल्स टू 0 प्लस c प्राइम, तो c प्राइम का वैल्यू कितना आया, h आया। ये वैल्यू अगर रखें तो मेरे पास कितना आएगा, x इक्वल्स टू -1/2 GT प्राइम प्लस में h। इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अच्छा इसको इक्वेशन 6 बोल देते हैं, ये इक्वेशन 7 कह देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या होगा, जब पार्टिकल हाइट h के ऊपर था, हमने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद वो अर्थ के सरफेस के ऊपर हिट करेगा। टोटल कितना टाइम लेगा, कैपिटल T। ठीक है, टोटल टाइम उसको कैपिटल T लगेगा। तो क्या बोलते हैं, एट t इक्वल्स टू कैपिटल T, जब वो अर्थ के सरफेस के ऊपर हिट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x डायरेक्शन में 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, है ना। तो यहाँ से मैं क्या कर दूँ, ये वैल्यू रखूँ तो कितना आ जाएगा, ये इधर ले आए, तो h इक्वल्स टू 1/2 G कैपिटल T², और यहाँ से अगर मैं t का वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, 2h/G, 2h/G और इसका स्क्वायर रूट। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। तो अब क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन से क्या निकाल देंगे हम, इसका y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dt। हाँ, यहाँ पर हमें इसका वैल्यू चाहिए dx/dt का, तो dx/dt का वैल्यू यहाँ से रख देंगे इक्वेशन 6 से। तो क्या आएगा, d²y/dt² इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 ωgt cos phi। ठीक है, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब क्या करें, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा, dy/dt इक्वल्स टू t के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा, t²/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा, ωgt² cos ऑफ phi प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन लगाओ, एट t इक्वल्स टू 0, उसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि उसको वही पॉइंट दिख रहा था, तो कितना आएगा, vy इक्वल्स टू 0। तो उस केस में c का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, dy/dt इक्वल्स टू वैल्यू आ गया ωgt² cos ऑफ phi। ठीक है, अब दोबारा इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू, इसका कितना आएगा, t³/3, तो कितना आएगा, ωgt3³ cos phi प्लस में कांस्टेंट c प्राइम बोल दिया। अब देखो, एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 y का वैल्यू कितना आएगा, 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0, तो एट t इक्वल्स टू 0 y का वैल्यू भी 0, तो c प्राइम का वैल्यू भी 0। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ओमेगा स्मॉल y है भैया, ωgt3³ cos ऑफ phi। अब ये तो हो गया एट टाइम t, है ना। तो अब बात करें एट t इक्वल्स टू कैपिटल T, तो एट t इक्वल्स टू कैपिटल T, तो यहाँ पर जो स्मॉल y है उसका y वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल Y, है ना। अब t का वैल्यू क्या रख दें, कैपिटल T, कैपिटल T का वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर रखूँ मैं तो कितना आएगा, ωg/3, और ये आ जाएगा 2h/g इंटू में cos ऑफ phi, और इसकी पावर देखो 1/2 ऑलरेडी है, 3, तो 3/2। ठीक है, और इसको आप रीअरेंज कर सकते हो तो वैल्यू आएगा, कितना आएगा, वो आएगा 8/9g, 8/9g की पावर 1/2, h की पावर 3/2 इंटू ओमेगा cos phi। ठीक है, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। ठीक है, यस। अब देखो, अगर आप इक्वेटर के ऊपर हो तो उस केस में cos phi का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, तो वो एक स्पेशल केस है। अब देखो, ये तो हो गई आपकी 2 एप्लीकेशन। इसके अलावा
और भी एप्लीकेशंस है छोटी छोटी, जिनमें पहली है वो है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। किस तरह से आपके साइक्लोन बनते हैं, छोटा सा देख लेते हैं हम। क्या होता है कि साइक्लोन तो सभी ने सुन रखे होंगे, बहुत तेज हवाएं चलती है उसके अंदर, है ना। अब देखो क्या होता है, अर्थ के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर रीजन बनता है। सिनेरियो समझो, अर्थ के ऊपर कहीं किसी जगह कोई एक पर्टिकुलर रीजन बनता है, जो क्या होता है, लो प्रेशर रीजन होता है। वहां पर जो एयर प्रेशर है ना वो लो हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, ठीक है, लो। अब क्या होता है कि जो हवा है, विंड है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती है, ठीक है। जो हवा है, विंड है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होती है। अब मान लो, देखो अर्थ कैसे रोटेट करता है, ऐसे। तो ये मान लो वो एक रीजन बना आपका, ठीक है, एक रीजन जहां पर क्या है, लो प्रेशर रीजन है। तो जो आसपास की जो हवा है वो उसकी तरफ जाएगी, ठीक है, उसकी तरफ जाएगी। तो वो जाना तो ऐसे चाहती है स्ट्रेट लाइन पाथ में, लेकिन क्या है कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, अर्थ रोटेट कर रहा है। तो इस वजह से जो हवा जो सीधा जाना चाहिए थी वो सीधा ना जाके एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगी, ठीक है, एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेगी कुछ इस तरीके से। ये हो गई, फिर यहाँ से ये हो गई, फिर ये हो गई, है ना। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूँ, देखो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, ओके, वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने क्या बोला था कि कोई भी पार्टिकल किधर डेविएट होता है, देखो वो जाना तो ऐसे चाहता है, लेकिन अर्थ इधर मूव कर रहा है तो किधर की तरफ डेविएट होगा, राइट की तरफ। तो वैसे जो हवाएं होंगी वो इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे डेविएट होंगी, राइट की तरफ, ऐसे, ठीक है। वैसे ही और हवाएं वो भी किधर की तरफ होंगी, राइट की तरफ, ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे, ऐसे। तो ये एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां पर जो हवा है वो क्या होती है, एक कर्ली शेप में हो जाती है, बिल्कुल ऐसे गोल 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 गोल। और जो बीच वाला है वो क्या है, एक लो प्रेशर रीजन है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आपका एक साइक्लोन बन जाता है, ठीक है, ये क्या बन जाता है, एक साइक्लोन। और ये साइक्लोन एक हाई वेलोसिटी के साथ प्रोपोगेट करता है, ठीक है। जो आपने देखे होंगे अभी पिछले कुछ टाइम में एक ताउते आया था, उससे पहले अम्फान आया था, तो अलग अलग आते रहते हैं ना। तो वो क्या होते हैं, वहाँ पर बीच का जो रीजन होता है वो क्या होता है, लो प्रेशर रीजन होता है। और जो हवा आती है इसकी तरफ, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वो क्या हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है। कर्व्ड होने की वजह से वो एक कुछ इस टाइप का एक रीजन बन जाता है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, उसको साइक्लोन बोलते हैं। अब ये कैसा बना, आपको किस तरह से दिख रहा है, ये आपको एक एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। और अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करो तो आपको कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और भी है एप्लीकेशन, वो क्या है, रिवर। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई रिवर ऐसे ट्रैवल करती है लेट्स से, ठीक है, तो अब अर्थ तो आपका ऐसे रोटेट कर रहा है ना। तो ये जो रिवर है वो किधर की तरफ डेविएट होगी, राइट की तरफ डेविएट होगी, ठीक है, राइट की तरफ डेविएट होगी। तो देखो वो किधर की तरफ डेविएट होगी, ऐसे राइट की तरफ, है ना, ऐसे डेविएट हो जाएगी। तो यहाँ से ये जो बैंक होते हैं किनारे, ठीक है, इनको वो ज़्यादा डैमेज कर देती है, समझ रहे हो ना। वो बार बार इधर जाने की कोशिश करती है, बजाय ये जो बैंक होते हैं, ये जो इधर वाले लेफ्ट वाला जो इसका बैंक है वो क्या है, स्मूथ है, ज़्यादा स्मूथ है, बजाय इसके ये क्या होगा, थोड़ा सा डैमेज होगा। तो ये एक इफेक्ट है, ये किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये जो लेफ्ट वाला बैंक होता है ये ज़्यादा डैमेज होता है, बजाय इसके ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ एप्लीकेशंस, और इसी के साथ आपकी ये यूनिट 2 कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम यूनिट 3 ना करके यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।